जैसे सीक्रेट नॉलेज किसी के पास होना, ठीक है, तो ये सभी चीज़ें 8 हाउस से रिप्रेजेंट होती है। एक हाउस का 30 डिग्री रहता है, तो 12 इंटू 30 यानी 360 का एक पूरा सर्कल रहता है। तो मर्क्यूरी पर्टिकुलर फाइनेंशियल है, एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्लेनेट की पावर उसके नक्षत्र और सबलॉर्ड से देखी जाती है। नक्षत्रों के नेचर के हिसाब से लोग फॉरकास्ट मारते हैं, मगर वो कैलकुलेशंस टोटली रॉन्ग है। तो एक टर्म होती है अपाय। ठीक है, यूजुअली हम ये सुनते हैं कि आप अपाय करके उस चीज़ से आप बच सकते हैं। प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र में होगा तो उसकी जो रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही हाई होगी एज कम्पेयर टू द अदर नाड़ी नक्षत्र के कंपेरिजन्स में। दो चीज़ें हैं, एक हार्ड वर्क से मनी अर्न होती है और दूसरी चीज़ है इजी मनी फ्लो, तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टोन्स पूरी पूरी उम्र पहनते हैं। कॉम्बिनेशंस होते हैं 1/12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन या 5/12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो बंदे को लॉस भुगतना ही भुगतना है। आफ्टर 3 to 5 ईयर्स उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। हाँ जी, वही मेरा क्वेश्चन था कि क्या उसकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आ सकती है, मतलब आ सकती है। या आ सकती है सर। Hello everyone, this is your host and dost Gautam Gandhi, and welcome to my third YouTube channel which is based on podcasting new guests every week. In today's video we will talk about astrology. एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है, एस्ट्रोलॉजी होती क्या है, ग्रहों का चक्कर क्या होता है और इनका असर आपकी लाइफ पे कैसे और कब पड़ता है, एंड हाउ यू कैन प्रिवेंट बैड थिंग्स एंड अचीव योर गोल्स। ये सब जानते हैं आज के पॉडकास्ट में विद अवर स्पेशल गेस्ट मिस्टर धवल। पिछले कई सालों से धवल जी एस्ट्रोलॉजी के फील्ड में हैं और सिर्फ आपकी एस्ट्रोलॉजी ही नहीं, ये स्टॉक मार्केट की एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी बहुत कुछ जानते हैं। तो आज के पॉडकास्ट में धवल जी के साथ बहुत सारी बातें खुल के होंगी, डिटेल में होंगी। ग्रह क्या होते हैं, नक्षत्र क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आप अपना फ्यूचर ब्राइट कैसे कर सकते हैं या फिर बुरी चीजों से कैसे बच सकते हैं, चाहे वो आपके करियर रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी मैरिज लाइफ रिलेटेड हो या फिर स्टॉक मार्केट रिलेटेड। तो चलिए गाइस, पॉडकास्ट को शुरू करते हैं विद मिस्टर धवल। धवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में, इस पॉडकास्ट में। आशा करते हैं कि आज का पॉडकास्ट हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। बहुत सारी जानकारी आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं, चाहे वो उनके भविष्य के बारे में हो, जहाँ उनके फाइनेंसिस के भविष्य के बारे में हो। तो चलिए जानते हैं आपसे सारी बातें। थैंक्स सर, गौतम सर, मेरे को ये पर्टिकुलर पॉडकास्ट में अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और एस्ट्रोलॉजी होती है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक प्रकार की साइंस है। ठीक है, ये साइंस को कैसे समझा जाए कि पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप की मेथड होती है हर एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी होती है, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी या पर्टिकुलर सर्वोत्तम भद्र चक्र या कृष्णमूर्ति पद्धति केपी सिस्टम जो कहते हैं, डिफरेंट टाइप की जो सिस्टम्स होती है, ये सभी सिस्टम से हम चीज़ों को लाइफ की सभी इवेंट्स को फॉरकास्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी की चाइल्ड बर्थ, देन आफ्टर होती है उसकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशंस में भी आप चीज़ों को इजीली फॉरकास्ट कर सकते हो। जैसे इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशन से या पर्टिकुलर डॉक्टर है या पर्टिकुलर और आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, तो ये सभी चीज़ें कुछ केपी के कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैदिक को समझते हैं कि वैदिक होती क्या है। ठीक है, टोटल होरोस्कोप होती है, होरोस्कोप में करीबन 12 हाउस रहते हैं। ठीक है, तो हर हाउस का अपना ऑन इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट हाउस क्या इंडिकेट करता है, फर्स्ट हाउस बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली एंड वेल्थ हाउस, वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड हाउस जैसे पराक्रम है, साहस, भाईबंधु या क्रिएटिविटी, बंदे की क्रिएटिविटी कितनी होगी, वो कितना क्रिएटिविटी से अर्न कर पाएगा, वो सभी चीज़ें थर्ड हाउस से हम देखते हैं। फोर्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, फोर्थ हाउस माता, मकान, वाहन, सुख, ये सभी या हैप्पीनेस बोली जाती है, वो सभी चीज़ें फोर्थ हाउस से हम इजी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं। फिफ्थ हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी एजुकेशन से अपनी चाइल्ड एज वेल एज द स्टॉक मार्केट को रिप्रेजेंट करता है या लव को रिप्रेजेंट करता है। सिक्स हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, सिक्स हाउस रिप्रेजेंट करता है जॉब को, अपने रोग, शत्रु, वो सभी चीज़ें सिक्स हाउस से हम इजी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं। सेवन्थ हाउस क्या है, तो सेवन्थ हाउस से हम बिजनेस, अपनी मैरिज लाइफ या पार्टनरशिप, किसी बंदे के साथ हमारी पार्टनरशिप कैसी रहेगी या पर्टिकुलर मैरिज लाइफ में हम कितना अच्छा खासा स्मूथली ये चीज़ों को गिव मूव अप कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम सेवन्थ हाउस से भी इजी वे में फॉरकास्ट करते हैं। एट हाउस क्या है, मृत्यु स्थान या पर्टिकुलर बोलते हैं सीक्रेट, जैसे सीक्रेट नॉलेज किसी के पास होना। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें एट हाउस से रिप्रेजेंट होती है। नाइन्थ हाउस डेस्टिनी,
10th इज़ अ फादर एंड कर्मा, एंड 11th इज़ अ डिज़ायर्ड, या पर्टिकुलर अपने फ्रेंड सर्कल कैसे रहेंगे, वो सभी चीज़ें 11th हाउस से हम इजी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं। और बाकी रही 12th हाउस जो लॉस एंड हॉस्पिटलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ टोटल 12 हाउस रहते हैं, एक हाउस का 30 डिग्री रहता है, तो 12 × 30 यानी 360 का एक पूरा सर्कल रहता है, ठीक है। और हाउस के साथ साथ 12 साइन भी रहती है। 12 साइन का भी अपना ऑन इम्पोर्टेंस है। साइन के नीचे में टोटल 27 नक्षत्र रहते हैं, ठीक है। तो नक्षत्रों के बेस के ऊपर भी हम चीज़ों को इजी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं। और रही बात 12 साइन की, साइन क्या है? मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृषभ, तुला, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन, ठीक है। 12 की 12 जो साइन है अपना ऑन नेचर है, हर साइन का अपना ऑन लॉर्ड है, वो लॉर्ड और प्लैनेट, ठीक है। 12 प्लैनेट रहते हैं। वैदिक में कभी कभी क्या होती है कि लोग 9 प्लैनेट को ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते हैं, मगर 9 प्लैनेट के साथ साथ और दो जो स्लो प्लैनेट्स, 3 प्लैनेट है, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। जैसे 9 प्लैनेट क्या है? तो सन, मून, मार्स, मर्क्यूरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु एंड केतु, ठीक है। 9 प्लैनेट के साथ साथ यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को कभी वैदिक में लोगों ने कंसिडर नहीं किया, मगर जब जाके कुछ डिजीज़ या पर्टिकुलर अपनी नेगेटिव इवेंट्स जब जाके लंबी चलती है, तब जाके ये चीज़ों को देखना बहुत ही मायने। लोग इग्नोर करते हैं चीज़ों को, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो, क्यों? क्योंकि उसकी मूवमेंट बहुत ही स्लो है। यूरेनस एंड नेपच्यून को करीबन एक साइन चेंज करने में करीबन 10 से 12 साल लगते हैं, और प्लूटो को करीबन 30 ईयर्स लगते हैं, इसलिए चीज़ों को लोग अवॉइड करते हैं। तो ये टोटली जब लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखी जाती है तब यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो को कंसिडर किया जाता है। तो अब प्लैनेट की, हर प्लैनेट की अपनी ऑन नेचर रहती है, एज वेल एज द प्लैनेट की मोशन। आपको कोई भी चीज़ का जब फॉरकास्ट करते हो तो 12 की 12 प्लैनेट की मोशंस आपको नॉन होनी चाहिए। जैसे सन को पर्टिकुलर एक साइन चेंज करने में करीबन 1 मंथ लगता है, मून को करीबन 2.25 डेज। मून की जो मूवमेंट है, मून की जो स्पीड से बहुत ही हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लैनेट। इसीलिए डे टू डे फॉरकास्ट करने में मून साइन को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। और रही बात मार्स एज वेल एज द मर्क्यूरी एंड वीनस जैसे प्लैनेट की मूवमेंट, करीबन 20 या 25 डेज में वो अपनी साइन चेंज कर देता है। जुपिटर को करीबन 1 साल लगता है, और राहु एंड केतु को करीबन 1.5 साल लगते हैं, और यूरेनस, नेपच्यून मैंने जैसे बताया कि भाई 10 से 12 साल लगते हैं। तो हर अपनी प्लैनेट की अपनी ऑन मोशंस है। इस चीज़ों को जब हम फॉरकास्ट करते हैं चीज़ों को, तब बहुत ही मायने होती है कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। और रही बात जैसे सन है, तो सन क्या रिप्रेजेंट करता है? सन जैसे फादर को रिप्रेजेंट करता है। कभी उसकी फादर से कोई बंदे की अनबनाव है या पर्टिकुलर उसकी रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो रही, तो ज़्यादातर सन को हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सन से गवर्नमेंट है, सेक्टर है, पेपर सेक्टर को भी फॉरकास्ट किया जाता है, गोल्ड सेक्टर को भी हम उसी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं। जैसे मून है, तो मून पर्टिकुलर किसको रिप्रेजेंट? मून मन को रिप्रेजेंट करता है, एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। और रही बात मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ये जैसे अपनी कोई भी लेडी के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, या भाई बंधु से कैसा रिलेशनशिप रहेगा, तो वो मार्स से देखी जाती है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें बहुत ही मायने करती है। मर्क्यूरी मर्क्यूरी क्या कौन सा सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है? तो मर्क्यूरी पर्टिकुलर फाइनेंशियल है, एफएमसीजी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, आईटी सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब चीज़ें जब हम फॉरकास्ट करते हैं कोई भी सेक्टर का, तो भी ये चीज़ें हमको पर्टिकुलर ये प्लैनेट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसके पर्टिकुलर नक्षत्र की ट्रांजिट्स के हिसाब से। जुपिटर क्या है? तो जुपिटर पर्टिकुलर 1 साल लगाता है अपनी साइन चेंज करने में। ये सब चीज़ें क्या है? जुपिटर जो होता है वो पर्टिकुलर चीज़ों को एक्सपांसन करता है। जब हम 1 से 2, 2 से 3 जब चीज़ें, या पर्टिकुलर कोई भी कंपनी है कि उसका एक्सटेंशन या एक्सपांसन देखना है, हमारी कोई भी बिजनेस ग्रोथ है उसका एक्सपांसन देखना है, तो जुपिटर को हम ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, और वो नॉलेज का कारक है, ठीक है। सैटर्न क्या है? सैटर्न होती है पर्टिकुलर कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी बंदे की सैटर्न की दैया है,
हार्ड वर्क इट्स अ नेसेसरी, डिसिप्लिन इट्स अ नेसेसरी। तो वो सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। और रही बात राहु एंड केतु, राहु क्या है? राहु ऊपर सर से ऊपर का हिस्सा है। केतु क्या है? केतु विदाउट सर, बॉडी के नीचे का पार्ट है, ठीक है। और वो ये पर्टिकुलर दोनों छाया ग्रह है। यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो से आप पर्टिकुलर काफ़ी कुछ चीज़ें, इवेंट को फॉरकास्ट कर सकते हो। जब आपको लॉन्ग टर्म चीज़ें फॉरकास्ट करनी है, तब जाके ये सब प्लैनेट्स को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात, पर्टिकुलर 12 प्लैनेट हो गए, 12 साइन हो गए। नक्षत्र क्या है, ठीक है। नक्षत्र का भी अपना ऑन इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भाई 27 नक्षत्र होते हैं, क्योंकि अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, चित्रा, धनिष, चित्रा, हस्त, as well as the Rohini, then after Vishakha, Purushada, Uttarashada, Mood Nakshatra, as well as the Purva Bhadrapad, Uttara Bhadrapad, Satabisha, Dhanishta और रेवती, जैसे कुछ 27 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्रों का अपना भी ऑन नेचर है। नक्षत्र क्या क्या रिप्रेजेंट करें? जब हम कोई भी बंदे की जब बर्थ होती है, ठीक है, तो बर्थ होती है तो उसका मूल नक्षत्र से हम चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हैं। फॉरकास्ट करने के लिए 2 मेथड है। एक लग्न एसेंडेंट से हम फॉरकास्ट कर सकते हैं, और जहाँ मून बैठा हुआ है, ठीक है, मून से हम चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नक्षत्र कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? तो 360 का एक पूरा सर्कल रहता है, 360, और एक नक्षत्र की पर्टिकुलर 13.33 डिग्री रहती है, ठीक है। 13 डिग्री 20 कड़ा रहती है। तो 13 डिग्री इंटू 20 कड़ा इंटू 27 करोगे तो आपको पूरा एक 360 का सर्कल मिल जाएगा, ठीक है। तो हर डिग्री का अपना ऑन, मून से पर्टिकुलर कौन सा नक्षत्र पॉजिटिव है या नेगेटिव, लोग फॉरकास्ट तो कर लेते हैं चीज़ों को कि भाई आपका सैटर्न यहाँ इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो आपके साथ ये नक्षत्रों के नेचर के हिसाब से लोग फॉरकास्ट मारते थे, मगर वो कैलकुलेशंस टोटली रॉन्ग है, ठीक है। जब चीज़ों को, इवेंट्स को कोई भी इवेंट्स को फॉरकास्ट करनी है आपको, तो पहले आपको केपी की कुछ कॉम्बिनेशंस नॉन होनी चाहिए। जैसे आप मैरिज की फॉरकास्ट कर रहे हो, कोई भी बंदे की मैरिज की फॉरकास्ट कर रहे हो, तो उसके लिए फैमिली 2, 7, 11 की कॉम्बिनेशंस को देखना बहुत ही मायने है। क्योंकि सेकंड हाउस रिप्रेजेंट करता है फैमिली को, सेवंथ इज़ अ मैरिज लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, और 11th डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। ये कॉम्बिनेशंस आपकी महादशा, अंतरा या भुक्ति वाले प्लैनेट में विषोंतरी दशा होती है, जब जाके हमारी बर्थ होती है, जो नक्षत्र में बर्थ होती है वो, तब से अब कोई भी प्लैनेट्स की, जैसे कि कोई प्लैनेट का अश्विनी नक्षत्र में बर्थ हुआ है तो उसकी केतु की दैया चलेगी। इस तरह से केतु, देन आफ्टर शुक्र की दैया रहेगी, देन आफ्टर सन की रहेगी, मून, मार्स, देन आफ्टर राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मर्क्यूरी। इस तरह की सीक्वेंस रहती है हर प्लैनेट की अपनी, ठीक है। कौन सा प्लैनेट की महादशा और अंतरा चल रही है उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो हम मैरिज लाइफ पे थे, तो मैरिज लाइफ को, इवेंट्स को फॉरकास्ट करने में ये 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशंस होना, प्रेजेंट महादशा वाले प्लैनेट या अंतरा और भुक्ति में होना बहुत ही मायने, ठीक है। और कोई भी प्लैनेट होती तो प्लैनेट की पावर कैसे देखी जाए, लोग चीज़ों को फॉरकास्ट कर ले कि भाई आपका पर्टिकुलर मार्स इस हाउस में है तो आपका ऐसा हो जाएगा। चीज़ें टोटली रॉन्ग है। जब जाके हम कोई चीज़ को फॉरकास्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको केपी की नॉलेज नॉन होनी चाहिए कि भाई इवेंट्स को अकड़ होने में एक कब जाके अकड़ होगी, ठीक है। तो मान लो कि मैरिज के तो 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशन से, पर मगर जो प्लैनेट होती है वो प्लैनेट की पावर को भी हमको आइडेंटिफाई करना है। प्लैनेट की पावर कैसे देखें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्लैनेट की पावर उसके नक्षत्र और सबलॉर्ड से देखी जाती है। हमेशा कोई भी प्लैनेट्स होता है तो प्लैनेट के नीचे उसका नक्षत्र और उसके नीचे उसका सबलॉर्ड होता है, ठीक। तो पावर हमेशा सबलॉर्ड को से देखी जाती है। जैसे कोई भी गवर्नमेंट होती है तो गवर्नमेंट की पावर पब्लिक के पास होती है हमेशा, ठीक है। तो ऐसे सबलॉर्ड इट्स ग्रेटर देन द नक्षत्र इज ग्रेटर देन द प्लैनेट, ठीक है। तो प्लैनेट की पावर आइडेंटिफाई और प्लैनेट की स्पीड अगर आप सही वे में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप चीज़ों को, इवेंट्स को फॉरकास्ट नहीं कर सकते।
इवेंट्स तो आपने आइडेंटिफाई कर लिए कि भाई 2 7 11 के कॉम्बिनेशंस हो गए नक्षत्र या सब लॉर्ड में कोई भी जो भी प्लैनेट्स की महादशा या अंतरा चल रही है। तो मगर उसके साथ साथ ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ प्लैनेट की अपनी ऑन स्पीड्स और प्लैनेट की पावर वो देखना भी बहुत ही मायने है। कोई भी प्लैनेट्स मान लो कि मंगल एरिस में पड़ा हुआ है, मगर वो कितने डिग्री का है, ठीक है। टोटली एक साइन की 30 डिग्री होती है। हर साइन 30 डिग्री में से कितने डिग्री का है, 0 से 1 डिग्री का होगा तो वो इनिशियल स्टेज में 10 to 12 to 18 डिग्री में उसकी जवानी रहती है हर प्लैनेट्स की। तो उसकी जो एफिशिएंसी है प्लैनेट की, रिजल्ट्स देने की एफिशिएंसी बहुत ही हाई होती है। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को, आपको प्लैनेट की पावर को आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने बोला कि भाई मैरिज लाइफ की इवेंट्स हैं तो 2 7 11 के कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको चाइल्ड बर्थ, कोई कोई भी बंदे की चाइल्ड बर्थ देखनी है तो चाइल्ड बर्थ के लिए 2 5 11 के कॉम्बिनेशन। सेकंड इज़ अ फैमिली हाउस, फिफ्थ इज़ अ चाइल्ड एंड 11th इज़ अ डिज़ायर्ड। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन उसके नक्षत्र या सब लॉर्ड में होने बहुत ही मायने होते हैं। ठीक है, चाइल्ड बर्थ, देन आफ्टर हो गई प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की हमने बात की कि भाई ये बंदे की प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कैसे रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए 2 5 11 के कॉम्बिनेशंस एज वेल एज 2 3 11 के कॉम्बिनेशंस होना बहुत ही मायने है। इंजीनियरिंग के कॉम्बिनेशंस क्या रहते हैं कि भाई 4 5 9 11, उसके साथ साथ डॉक्टर या है तो रिसर्च R&D का डिपार्टमेंट है। ठीक है, डॉक्टर टोटली तो 4 5 9 11 के साथ साथ 8 12 के कॉम्बिनेशंस एज अ डॉक्टर जब करते हो तब ये चीज़ें होनी बहुत ही मायने होती है। और IAS IFS ये सब चीज़ के लिए भी 2 6 10 11 के कॉम्बिनेशंस। और जो जब जाके हम सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स देते हैं तब जाके वो सन हो या पर्टिकुलर मार्स की दैया अंतरा या भुक्ति प्रेजेंस होनी बहुत ही मायने होती है। ये सब चीज़ें इवेंट्स को फॉर करें। ये हो गई बात पर्टिकुलर कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। कैरियर के बाद अच्छी खासी ग्रोथ होगी कि नहीं, लोग काफ़ी कन्फ्यूजन्स मोड में रहते हैं क्योंकि भाई आफ्टर कुछ सालों के 4 साल 5 साल के बाद जॉब करने के बाद बिजनेस करूँ कि ना करूँ, बिजनेस करूँ तो कौन सी लाइन में करूँ। ठीक है, ये भी एक कन्फ्यूजन्स रहती है कि भाई मैं बिजनेस करूँ अभी, चलो इन्वेस्ट तो कर लेते हैं हम चीज़ों को, हाँ, मगर इन्वेस्ट करने के बाद क्या सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सब कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए ही एक ज़रिया है ये सब प्रिवेंटिव एस्ट्रोलॉजी। प्रिवेंटिव चीज़ों को आप इजी वे में कोई भी इवेंट्स को प्रिवेंट कर सकते हो फॉरकास्ट करके। ठीक है, अब कैरियर में ग्रोथ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब बंदे को क्या चाहिए एज अ फाइन कैरियर लाइफ में कि भाई वेल्थ अच्छी खासी ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके लिए भी फिक्स कॉम्बिनेशंस रहते हैं 2 6 10 11। ठीक है, सेकंड हाउस इज़ अ अर्निंग वेल्थ सेविंग को रिप्रेजेंट करता है और छठा हाउस जॉब को रिप्रेजेंट करता है। 10th इज़ अ कर्मा एंड 11th इज़ अ डिज़ायर। ठीक है, तो ये होना बहुत ही मायने है जो भी उसकी महादशा चल रही है लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 12 साल 15 साल के लिए। ठीक है, अब जॉब के लिए कैसे कौन से कॉम्बिनेशन रहेंगे। जॉब है तो जॉब में ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो 2 7 11 के कॉम्बिनेशन 7 11 के अलावा आप ग्रोथ नहीं कर पाते। ठीक है, ये होना एक बहुत ही मायने हो सकता क्योंकि सेकंड सेविंग को रिप्रेजेंट करता है, 7th इज अ बिजनेस एंड लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट, और 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को। ठीक है, या पर्टिकुलर 5 11 भी बिजनेस के लिए कंसिडर हम की जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इवेंट्स को फॉरकास्ट करने में बहुत ही मायने करती है। ये तो पर्टिकुलर इवेंट्स हमने फॉरकास्ट कर ली, मगर वो इवेंट्स कितनी सक्सेसफुली कितनी इंटेंसिटी से ग्रोथ होगी। ठीक है, तो लोग इवेंट्स को तो फॉरकास्ट है भाई, कोई पर्टिकुलर कोई भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप चले जाओ तो वो पर्टिकुलर बोल देगा कि भाई आपका ये 7वें घर में ये पर्टिकुलर गुरु गुरु है या पर्टिकुलर सैटर्न आपके 7वें घर में पड़ा है या 11वें घर में ये पड़ा हुआ है, कोई भी प्लैनेट्स, तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी। मगर ग्रोथ हो जाएगी ये पर्टिकुलर जनरल प्रिडिक्शंस हो गए। एग्जैक्ट ड्यूरेशंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो अगर आपको उसकी नक्षत्र की नॉलेज। मान लो किसी की कोई भी बंदे की राहु में जुपिटर की दैया चल रही है। ठीक है, अब राहु को एज अ रेफरेंस मान के जुपिटर का डिस्टेंस कितना है वो बहुत ही मैटर करता है। ठीक है, तो कोई भी बंदे की अगर मान लो बर्थ हुई उस पर्टिकुलर टाइम पे उसका जो मून का जो नक्षत्र है, ठीक है, वहाँ से सेकंड नक्षत्र, चौथा नक्षत्र, 6 और 8 और 9वां नक्षत्र, देन आफ्टर 9 ऐड करती जाइए तो वो नक्षत्र पॉजिटिव होते हैं और रिमेनिंग जो नक्षत्र होते हैं 3rd 5 7
देन आफ्टर नो ऐड करते जाइए, तो वो नक्षत्र नेगेटिव नक्षत्र होते हैं, ठीक है। अब मान लो किसी के बंदे की राहु में जुपिटर की दैया चल रही है, ठीक है, तो वो फॉरकास्ट करनी, वो ड्यूरेशंस उसके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो वो ड्यूरेशन आइडेंटिफाई करने राहु से जुपिटर की डिस्टेंस कितनी है। मान लो राहु से जुपिटर 144 डिग्री पे पड़ा हुआ है बर्थ के टाइम पे, तो वो ड्यूरेशंस उसके लिए पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि वो 11th नक्षत्र को में फॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर ड्यूरेशंस आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए आपको प्लैनेट से प्लैनेट की डिस्टेंस आपको नॉन होनी चाहिए। लोग फॉरकास्ट कर लेते हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भाई आपका राहु पर्टिकुलर और 11वें घर में और जुपिटर आपका 5वें घर में है, आपकी ये ड्यूरेशंस में बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हो जाएगी, ये हो जाएगी, मगर उसके लिए आपको रिक्वायर्ड है कि प्लैनेट टू प्लैनेट की डिस्टेंस आपको नॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर कोई भी इवेंट्स को हम कैसे फॉरकास्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैरिज की फॉरकास्ट हमने देखे कि भाई 2, 7, 11 के कॉम्बिनेशन सही है, और अगर डिवोर्स, तो डिवोर्स के भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है। कोई भी बंदे की लाइफ हमेशा एक स्मूथ जर्नी में नहीं चलती, ठीक है, हमेशा साइन वेव फॉर्म में चीज़ें चलती है, अप्स एंड डाउन्स, ठीक है। तो वो ड्यूरेशंस को हम अगर आइडेंटिफाई करते हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हम अपनी सेल्फ को प्रिवेंट कर सकते हैं या कूल रह सकते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे। अगर 1, 6, 10 के कॉम्बिनेशंस है, तो वो ड्यूरेशंस में आपको बहुत ही कूल रहना है, ठीक है। देन आफ्टर रही बात कैरियर, तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से अभी काफ़ी कुछ चीज़ें हम उसको फॉरकास्ट कर सकते हैं, एज वेल एज द मान लो वेल्थ, बंदे की लाइफ में क्या चाहिए, एक मैरिज लाइफ स्मूथ होनी चाहिए, एज वेल एज द एज अ वेल्थ एंड हेल्थ, ठीक है। दो चीज़ें बहुत ही मायने करती है। तो वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि भाई 2, 6, 10, 11 के कॉम्बिनेशन से, या 5, 11 है, या 3, 11 जैसे कॉम्बिनेशन से कि नहीं, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बंदे की ग्रोथ होनी चाहिए, या 2, 7, 11, वो ग्रोथ बहुत ही हाई होती है, ठीक है। जो भी प्लेनेट होता है, प्लेनेट की महादशा होती है, वो प्लेनेट अगर हाई इंटेंसिटी वाले नक्षत्र में पड़ा है, ठीक है, कोई बंदा बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ करना पड़ता, मान लो कि एक एग्जांपल्स लेते हैं पहले तो, कि भाई किसी की फैम देखनी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और कंपैरिजन करते हैं उसके साथ अपने पीएम नरेंद्र मोदी साहब की, ठीक है। दोनों की ये नेम एंड फैम में डिफरेंस है, वो कैसे आइडेंटिफाई करते? पांचवा घर जनरली लोग पांचवें घर से फॉरकास्ट करते हैं। पांचवा घर जनरली फैम का है, नेम एंड फैम का है, ठीक है। तो पांचवें घर में कौन सा प्लेनेट पड़ा हुआ है, और प्लेनेट कौन से नक्षत्र में है, ठीक है। नक्षत्र का अपना ऑन इम्पोर्टेंस है, क्योंकि भाई वो प्रचंड नाड़ी वाला नक्षत्र है, पवन नाड़ी वाला नक्षत्र है, या सेम है जल नाड़ी वाला नक्षत्र है, नील नाड़ी वाला नक्षत्र है, तो उसके हिसाब से उसकी ग्रोथ डिपेंड होती है, ठीक है। मान लो प्रचंड नाड़ी वाला नक्षत्र है, कौन से नक्षत्र है, तो कि भरणी कृतिका, अनुराधा ज्येष्ठा जैसे नक्षत्र है, वो पर्टिकुलर प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र में। तो वो जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उनका जो राहु पड़ा हुआ है 5वें घर में, पर्टिकुलर प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र में, तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र है, वो इंटेंसिटी को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। तो प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र में होगा, तो उसकी जो रिजल्ट देने की जो इंटेंसिटी होगी बहुत ही हाई होगी एज कम्पेयर टू द अदर नाड़ी नक्षत्र के कंपेरिजन्स में, ठीक है। तो देन अब उसके बाद आता है कि पवन नाड़ी वाले नक्षत्र कौन कौन से हैं, तो जैसे अश्विनी है, रोहिणी है, तो वो सब नक्षत्र है, वो पवन नाड़ी है, उसकी इंटेंसिटी प्रचंड नाड़ी वाले नक्षत्र से कम होगी। तो इंटेंसिटी आप चीज़ों को फॉरकास्ट तो कर लेते हैं एस्ट्रोलॉजी के, सब लोग, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर भी फॉरकास्ट इसी वे में कर सकते हैं, मगर नक्षत्रों की पोजीशंस और नक्षत्रों की नेचर अगर आपको सही मायने में नॉन है, तो आप उसकी इंटेंसिटी को भी इजी वे में आइडेंटिफाई कि भाई मान लो कि आप हमने देखा कि भाई राहु में जुपिटर की दैया चल रही थी, राहु से जुपिटर का डिस्टेंस भी पॉजिटिव था, मगर रिजल्ट्स तो पॉजिटिव मिल गए, हमने वो फॉरकास्ट कर लिया, ड्यूरेशंस भी हमने फॉरकास्ट कर लिया, मगर राहु कौन से नक्षत्र में पड़ा है, अगर वो भरणी नक्षत्र में, तो उसकी जो रिजल्ट्स देने की एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हैं। बिल गेट्स की कुंडली में, ठीक है, कैसे चीज़ों को फॉरकास्ट करते हैं, अच्छी खासी ग्रोथ वेल्थ में आपने देखने के भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने देखा कि बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो कैसे चीज़ों को ईजी मनी फ्लो, दो चीज़ें हैं, एक हार्ड वर्क से
मनी अर्न होती है, और दूसरी चीज़ है इजी मनी फ्लो। तो उसको भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे, कि कुछ कॉम्बिनेशन से, कि जैसे राहु से वीनस का रिलेशनशिप हो जाए, या सैटर्न से वीनस का रिलेशनशिप हो जाए, या वीनस से सैटर्न की रिलेशनशिप, कि ये रिलेशनशिप हो जाए। मान लो कि किसी का सैटर्न वीनस के साइन में पड़ा हुआ है, या वीनस के नक्षत्र में पड़ा हुआ है, इससे या सैटर्न के जो सबलॉर्ड में वीनस पड़ा हुआ है, तो आदमी को इजी मनी फ्लो, बंदा अपनी लाइफ में इजी विदाउट हार्ड वर्क मनी को अर्न कर पाता है। और तो ये सब चीज़ें, ये कॉम्बिनेशंस होने से हम इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में कि भाई हमको हार्ड वर्क से ही मनी अर्न होगी, या इजी वे में मनी फ्लो होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत ही मैटर करती है। और केपी के जरिए, केपी कॉम्बिनेशंस के जरिए भी हम चीज़ों को आठवां घर जो इजी मनी को 8-11 के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, आठवां घर जो सीक्रेट हाउस कहलाता है, और 11वां घर जो डिज़ायर को फुलफिल करता है। 8-11 के कॉम्बिनेशंस, अगर मान लो किसी के जो भी प्लेनेट की महादशा या अंतरा चलती है, उसके नीचे के नक्षत्र सबलॉर्ड में अगर 8-11 के कॉम्बिनेशंस है, तो भी आदमी की लाइफ में इजी मनी फ्लो, या LIC हो, या कोई भी स्टॉक्स के हो, या उससे अर्न कर पाता है। ठीक है, लोग मार्केट में आ जाते हैं, स्टॉक मार्केट में, ठीक है, मगर उसकी डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है चीज़ों। अगर मान लो वो बंदे की उसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट स्टार्टअप कर दी, इंट्राडे में स्टार्टअप करनी, उसने जर्नी स्टार्टअप कर दी, करीबन 2 लाख 3 लाख का कैपिटल उसने लगाया। ठीक है, मगर वो लॉसेस पे लॉसेस भुगत रहा है। ठीक है, तो मगर उसकी डेस्टिनी में जो प्लेनेट, वो पर्टिकुलर उसकी होरोस्कोप में जो भी महादशा या अंतरा चलती है, वो प्लेनेट अगर 8 हो, 8वें और 12वें घर में पड़े होते हैं, कॉम्बिनेशंस होते हैं, 1-8-12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशन या 5-12 के नेगेटिव कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो बंदे को लॉस भुगतना ही भुगतना है। ठीक है, ये बहुत ही फिक्स सिनारियो रहते हैं। ठीक है, और एज वेल एज द नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई किए, ये तो सब चीज़ें हमने पॉजिटिव आइडेंटिफाई की कि लाइफ की इवेंट्स ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो वो इजी मनी फ्लो या ये सब पॉजिटिव इवेंट्स देखी। नेगेटिव कैसे देखी जाए, ठीक है, तो बंदे की गौतम अदानी साहब की रिसेंटली आप देख लो कि गौतम अदानी साहब की लाइफ में भी हैदलबर्ग के ये आक्षेप या पर्टिकुलर कोई भी, ये आज सब सिनेरियो आपने देखा होगा कि रिसेंटली उनके ऊपर केसेस भी चले होते हैं। ठीक है, तो ये सब ड्यूरेशंस को कैसे, नेगेटिव ड्यूरेशंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, तो जो बर्थ के टाइम पे हमारा जो मून नक्षत्र होता है, वहाँ से 16वां नक्षत्र और 18वां नक्षत्र लॉस को रिप्रेजेंट करता है, और मून नक्षत्र से 88वां पद जो दुखदायक पद को रिप्रेजेंट करता है अपनी लाइफ में। ये जो नेगेटिव इवेंट्स वो 16वें नक्षत्र, 18वें नक्षत्र और 88वां पद, हर नक्षत्र में 4 पदा होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो 27 इंटू 4 करोगे तो 108। ठीक है, तो टोटल 108 पदा होते हैं। जो 88वां पद है मून नक्षत्र से, वो नेगेटिव इवेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ से कोई भी स्लो प्लेनेट, सैटर्न, जुपिटर, राहु, केतु जैसे प्लेनेट अगर वो बर्थ के टाइम पे नेगेटिव नक्षत्र में है और वो 88वें पद से जब ट्रांजिस्ट करते हैं, तब नेगेटिव इवेंट्स हमारी लाइफ में होनी ही होनी। जैसे अभी आपने नेगेटिव के बारे में, नेगेटिव इवेंट्स के बारे में बात की है, तो एक टर्म होती है अपाय। ठीक है, यूजुअली हम ये सुनते हैं कि आप अपाय करके उस चीज़ से आप बच सकते हैं। ठीक है, जो फ्यूचर आपकी नेगेटिविटी इवेंट्स आने वाले हैं, यू कैन प्रिवेंट दैट विद द अपाय। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, हाउ इट वर्क्स। इट्स अ रियल गुड क्वेश्चन। क्योंकि मान लो रीमेडिस, ठीक है, कर्मा, लोग कहते हैं 2 चीज़ें होती है, एक लक और एक कर्मा। ठीक है, लोग ज़्यादातर जो डेस्टिनी में लिखा है वो भुगतना ही भुगतना है। रीमेडिस के जरिए डिफरेंट टाइप की रीमेडिस है। रीमेडिस के जरिए आप चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हो, टाइम को पास कर सकते हो, मगर वो जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है वो भुगतना ही भुगतना है। ठीक है, रीमेडिस कितने इफेक्टिव से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स है या बहुत सारे यूट्यूबर्स है वो गाइड करते हैं रीमेडिस को, मगर रीमेडिस 2-3 चीज़ें इम्पैक्ट करती है। फर्स्ट वन है कि मंत्रोच्चार। ठीक है, मंत्रोच्चार, कोई भी प्लैनेट्स आपके लिए नेगेटिव्स है, मान लो वो 8वें या 12वें घर में है और उसकी दैया चल रही है,
तो उसकी मंत्रोच्चार के जरिए आप चीज़ों को उसको मिनिमाइज कर सकते हो। मंत्रोच्चार में दो चीज़ें होती है, एक बीज मंत्र होती है, वैदिक मंत्र होती है, एज वेल एज तांत्रिक मंत्र होती है। तो वो उससे पर्टिकुलर हर एक प्लैनेट्स की अपनी ऑन कैलकुलेशन है कि मान लो सन की है तो सन की मान लो 21,000 है, या पर्टिकुलर मार्स है तो मार्स की करीबन 28,000 है, ठीक है। तो ये मंत्रोच्चार के जरिए भी आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, मगर एट प्रेजेंट कलयुग है तो 5 गुना मंत्रोच्चार होना रिक्वायर्ड है। 1,25,000 इट्स रिक्वायर्ड इन कलयुग, ठीक है। तो मंत्रोच्चार के जरिए भी चीज़ों को आप मिनिमाइज कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, वो इवेंट्स को टोटली अवॉइड तो नहीं कर सकते, ठीक है। या और सेकंड रेमेडीज है कि स्टोन, लोग स्टोन का इम्पैक्ट बोलते हैं, मगर मेरे हिसाब से स्टोन की जो इम्पैक्ट होती है वो ओनली 25 to 30% ही होती है। और रही बात डोनेशंस, ठीक है, जो डोनेशन एक ऐसी चीज़ है, वो एक ऐसी रेमेडी से उसके जरिए जब हम चीज़ों को डोनेट करते हो, कोई भी मान लो आपका राहु नेगेटिव है और राहु के रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप उसको कुछ चीज़ों को डोनेट करते हो, तो सामने वाले की जीव की तृप्ति होती, तो वो जो उसकी जो सेटिस्फेक्शन होती है वो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल होती है। तो इस ज़माने में डोनेशन इट्स अ बेटर वे, एंड मंत्रोच्चार इट्स अ बेटर वे, एंड फास्टिंग, ठीक है। फास्टिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब हम चीज़ों को पर्टिकुलर कोई भी हॉरोस्कोप को एनालाइज करते हैं तो फर्स्ट ऑफ होता है पंचाग, ठीक। तो पंचाग में 5 चीज़ें बहुत ही मायने करती है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग एंड करण, ठीक है। तिथि क्या रिप्रेजेंट करती है? तिथि रिप्रेजेंट करती है वाटर, इमोशंस, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, तो तिथि का भी अपना और इम्पोर्टेंस है। नक्षत्र क्या रिप्रेजेंट? नक्षत्र वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। देन आफ्टर रहती है वार, वार क्या रिप्रेजेंट करता है? तो फायर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। योग क्या रिप्रेजेंट? योग स्काई को, स्काई एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। और देन आफ्टर करण, अर्थ एलिमेंट को। ये पांचों के पांचों एलिमेंट को स्टेबलाइज होना बहुत ही मायने है कोई भी होरोस्कोप को एनालाइज करने से पहले, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर रेमेडीज़ की। आज के ज़माने में लोग गाइड करते हैं कि ये स्टोन पहन लो और ये बहुत सारी कंसल्ट फ्री ले लेते हैं, मगर स्टोन मेरे हिसाब से इतनी इम्पैक्टफुल जर्नी नहीं। अगर कोई प्लैनेट्स आपके 12वें घर में है तो उसके लिए आप टाइमली टैक्स पे करिए, इट्स अ बेटर रिमेडी। 8वें घर में है, उसकी हीलिंग आप डोनेशन के जरिए करिए। और कोई प्लैनेट्स आपके 6ठे घर में हैं तो किसी की आप सर्विस देके या कोई पर्टिकुलर टेम्पल में सर्विस देके 6ठे घर की रेमेडीज, 6ठे घर की जो हीलिंग है या डिजीज़ की जो हीलिंग है उसके जरिए आप इजी वे में कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन रिगार्डिंग स्टोन्स। बहुत सारे लोग जो है ना वो स्टोन्स पूरी पूरी उम्र पहनते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोगों को, अगर आपने अंगूठी में वो स्टोन्स पहने तो वो पूरी पूरी उम्र एक ही स्टोन डाल के रखते हैं। इज इट स्टिल लाइक वो क्या चीज़ है, मतलब पूरी उम्र डालना पड़ता है उस चीज़ को? क्योंकि आपने अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया कि एक स्टोन जो है वो आपके 25 to 30% तक उसका जो असर है होता है, बट वेरी स्मॉल पार्ट। तो पूरी उम्र पहन के वो क्या असर बढ़ता है या कम होता है या कैसे होता है वो? या उसकी हर स्टोन की अपनी ऑन इंटेंसिटी रहती है, ठीक है। उसकी मान लो कि कोई भी स्टोन्स आपने पहना हुआ है तो उसकी जो इंटेंसिटी, उसकी जो इफेक्ट होगी वो 3 to 5 years मैक्सिमम। आफ्टर 3 to 5 years उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो आपको रिप्लेस करना चाहिए। क्योंकि ग्रहों की जो दिशा वो डिग्रीज चेंज हो जाती हैं या या नक्षत्र चेंज हो जाते हैं? या वो भी एक मैटर करती है कि भाई आपकी कौन सी प्लेनेट की महादशा या अंतरा चलती है। तो पूरी लाइफ के लिए एक ही स्टोन पहनना इट्स नॉट अ फेवरेबल, ठीक है। तो अब जो भी मान लो आपकी अभी एट प्रेजेंट जुपिटर की दैया चल रही है और जुपिटर आपका पड़ा है 8वें घर में, ठीक है। आपने उसकी स्टोन मान लो पहन ली तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी करता है, तो उसके लिए आपको उसकी पूरी एनालिसिस पहले आपको कर लेनी चाहिए, तभी जाके आपको स्टोन धारण करने चाहिए। ठीक है सर। हाँ जी, वही मेरा क्वेश्चन था कि क्या उसकी नेगेटिविटी भी आपके ऊपर आ सकती है, आ मतलब सकती आ सकती है? या आ सकती है सर।
ठीक है। ठीक है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लग रहा आपके साथ बात करके। आपने बहुत सारी चीज़ें जो वो क्लियर की हैं, वो पर्सनली मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था उन चीज़ों के बारे में जो आपने अभी नॉलेज हम कर हमारे साथ शेयर की है। इसके इस पॉडकास्ट में आगे चलते हैं सर, हम बात करते हैं फाइनेंसिस के बारे में। आप फाइनेंसिस, स्टॉक मार्केट के बारे में भी काफ़ी चीज़ें जानते हैं, और जो आपकी एस्ट्रोलॉजी है, वो भी आपकी जो फाइनेंसिस, जो आप स्टॉक मार्केट करते हैं, वो भी आप एक एस्ट्रोलॉजी बेस्ड के ऊपर ही करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताएँ, वो काम कैसे करती है? हाउ इट वर्क्स? फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में कई सारी टेक्निक्स होती है कि मान लो कोई आपको इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस करनी है, डिटेल एनालिसिस करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लो ह्यूमन की फॉरकास्ट हम करते हैं, कोई भी बंदे की फॉरकास्ट करते हैं, तो उसकी जो बर्थ डेट होती है, सेम वन वही चीज़ स्टॉक की जब लिस्टिंग होती है एनएसई या पर्टिकुलर S&P 500 या डाउ जोन्स पे, ठीक है। तो जब लिस्टिंग होती है वो उसकी मून की बर्थ नक्षत्र है, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक्स है, ठीक है, उसकी लिस्टिंग हुई है 29 नवंबर 2001 में हुई है, ठीक है। तो वो उसके लिए वो डेज को जो मून का नक्षत्र है उसका बर्थ नक्षत्र उसको रेफरेंस मानते हुए ये मून से सेकंड नक्षत्र, फोर्थ नक्षत्र, सिक्स और एट और नाइनवा नक्षत्र पॉजिटिव नक्षत्र कहलाते हैं। और रिमेनिंग जो नक्षत्र है थर्ड, फाइव, सेवन, वो उसके लिए नेगेटिव नक्षत्र है, उसमें नोनो ऐड करते जाइए, ठीक है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव नक्षत्र हो गए। मगर ऐसे कौन से नक्षत्र हैं जहाँ उसको हायर ग्रोथ मिलने के चांसेस हैं? तो सेकंड नक्षत्र, 11th और 20वां नक्षत्र जो होता है वो वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो कोई पर्टिकुलर स्टॉक की जो लिस्टिंग हुई है उसके बर्थ के टाइम के कोई प्लैनेट सैटर्न या पर्टिकुलर वीनस की पोजीशंस बहुत ही फेवरेबल है, तो वो जब जब भी सेकंड नक्षत्र या 11th या 20वें नक्षत्र से ट्रांजिस्ट करेगा तब वो स्टॉक्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं उस पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा या अंतरा में, जब जाके उसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मायने करती है। नेगेटिव नक्षत्र कौन से? तो नेगेटिव नक्षत्र 16 और 18वां नक्षत्र जो फॉल होता है एग्जैक्ट 8वें घर में, 18वां नक्षत्र। तो वो पर्टिकुलर नक्षत्र से जब नेगेटिव प्लैनेट की ट्रांजिस्ट होती है या पर्टिकुलर कोई स्लो प्लैनेट की ट्रांजिस्ट होती है, राहु, केतु या जुपिटर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे उसमें डाउनवर्ड करेक्शंस होने के चांसेस हैं। उसकी इंटेंसिटी हाई रहेगी या क्या, वो कैसे पहचाने? तो उसके पहचानने के लिए वो पर्टिकुलर प्लैनेट कौन से नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है, वो नक्षत्र क्या प्रचंड नाड़ी वाला नक्षत्र है या पवन नाड़ी वाला नक्षत्र है, उससे आप इंटेंसिटी को आइडेंट उसमें करीबन 5% की करेक्शंस होगी या 20% की या क्रैश होगा। तो वो आपको नक्षत्र का नॉलेज है तभी जाके आप चीज़ों को फोरकास्ट कर सकते हो। और 88वां पद, हर नक्षत्र में 4 पदा होते हैं, 27 × 4 यानी 108 पदा होते हैं, ठीक है। तो 88वां पद एक दुखदायक पद होता है। वहाँ से कोई भी प्लेनेट की ट्रांजिस्ट या नेगेटिव प्लेनेट की ट्रांजिस्ट या 8वें या 12वें घर में जो प्लेनेट पड़ा होता है बर्थ के टाइम, वो प्लेनेट की ट्रांजिस्ट यहाँ से होती है, उस पर्टिकुलर टाइम पे भी करेक्शंस होने के चांस। तो ये सब बात हो गई पर्टिकुलर नक्षत्र में। सर्वोत्तम भद्र चक्र एक ऐसी मेथड है तो इससे आप बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। और जो बर्थ के टाइम पे D1 चार्ट और D9 चार्ट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर्टिकुलर रिजल्ट्स को। एक्शन कहाँ से होगी? तो D1 चार्ट से। D9 चार्ट से हम रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। D9 चार्ट है क्या? ठीक है, तो हर साइन में करीबन 30 डिग्री रहती है, उसके 9 पार्ट को डिवाइड किया जाता है और D9 चार्ट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मान लो कोई आपका प्लेनेट सैटर्न लिब्रा में है, उच्च का होकर बैठा है, मगर वो D9 चार्ट में 8वें या 12वें घर में और कोई नेगेटिव साइन में हो, तो उसकी जो रिजल्ट्स देने की एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है। तो रिजल्ट्स हमेशा D9 चार्ट से। तो जब हम चीज़ों को फॉरकास्ट करते हैं, ठीक है, नक्षत्रों के ट्रांजिट के ऊपर से हम चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हैं, इसके लिए पॉजिटिव या नेगेटिव, मगर उन इंटेंसिटी आइडेंटिफाई करने के लिए आपको D9 चार्ट की रेफरेंस लेनी होती है, ठीक है। तो और D9 चार्ट में भी कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो पुष्कर में फॉल होते हैं। टोटल 24 ऐसे पार्ट हैं जो पुष्कर में फॉल। कोई भी प्लैनेट अगर पुष्कर नवमांश में होता है तो उसकी रिजल्ट्स देने की एफिशिएंसी है वो बहुत ही हाई हो जाती है, ठीक है। और 20 नवमास टोटल
12 पार्ट्स होते हैं जो 20 नवमांश में फॉल होती है, कुछ ऐसी डिग्रियां होती है जो 20 नवमांश में फॉल होती है। अगर वो बर्थ के टाइम पे कोई आपका प्लेनेट अगर 20 नवमांश में एनएसी का केतु है, वो पर्टिकुलर 20 नवमांश में वो जब जब भी नेगेटिव नक्षत्र से ट्रांजिट करेगा 16वें या 18वें या पर्टिकुलर 88वें पद से ट्रांजिट करेगा, तब जाके मार्केट में करेक्शंस होती ही होती है, ठीक है। और उसके अलावा भी एक पार्ट रहता है कि लत्ता लगना, पर्टिकुलर हर प्लेनेट की एक स्पेसिफिक नक्षत्र पे लत्ता लगती है। मान लो वीनस है तो उसको वीनस की लत्ता 5वें नक्षत्र पे लगती है। बर्थ नक्षत्र से जो 5वां नक्षत्र होता है उसके ऊपर से वीनस का ट्रांजिट होता है, तब जाके नेगेटिव इवेंट्स होती है। मान लो ह्यूमन की होरोस्कोप का हम फॉरकास्ट कर रहे हैं तो उसके मैरिज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते ही होते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी की लत्ता 7वें नक्षत्र पे लगती है, राहु केतु की लत्ता 9वें नक्षत्र पे रहती है, ठीक है। ऐसे ही सैटर्न की 21 नक्षत्रों पे और जुपिटर की लत्ता 23rd नक्षत्र। तो ये नक्षत्रों से जब सैटर्न मान लो 20वें नक्षत्र से ट्रांजिशन, तो वो पर्टिकुलर बंदे के लिए या पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए नेगेटिव पीरियड। 2008 का रिसेशंस देख लो, ठीक है, जब जाके केतु 9वें नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा था, तब जाके उसमें मार्केट में बड़ी क्रैश हुई। सेम सिनारियो वही चीज़ आफ्टर जुलाई 2026 होने जा रही है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे भी मार्केट में एक रिसेशन होने के चांसेस, इस तरह से हम पर्टिकुलर इंडिविजुअल स्टॉक की एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में। अब बात करते हैं पर्टिकुलर कॉमोडिटी, ठीक है। कॉमोडिटी की फॉरकास्ट भी हम इजी वे में कर सकते हैं। मान लो हमको गोल्ड की फॉरकास्ट करनी है, तो गोल्ड एंड सिल्वर को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे नक्षत्र, भरणी कृतिका, पुष्य पुनर्वसु, चित्रा धनिष्ठा जैसे नक्षत्र रिप्रेजेंट करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर को, ठीक है। प्लैनेट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, तो सन, मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। तो ये जब जब भी ये नक्षत्रों से ट्रांजिट करता है, तब जाके आप ये गोल्ड एंड सिल्वर में अच्छे खासे राइज है। रिसेंटली आप देख लीजिए 2024 में, फरवरी 2024 से जून 2024 में जुपिटर की ट्रांजिट हुई थी भरणी एंड कृतिका, गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी अच्छी राइज आपको देखने को मिली हुई थी, ठीक है। यह और अब एक करेक्शंस भी हो रही है, ठीक है। अब कब जाके गोल्ड एंड सिल्वर में राइज होगा, तो वो चीज़ों को हम इजी वे में फॉरकास्ट कर रहे हैं। कब जाके होगी, तो सन का फरवरी मंथ में धनिष्ठा नक्षत्र से ट्रांजिट होगा, एट द सेम टाइम मार्स की पुष्य नक्षत्र से ट्रांजिट होगी, तब जाके आपको एक अच्छे खासे फरवरी 2024 में ग्रोथ में। तो आप इजी वे में चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हो अगर आपको सही मायने में नक्षत्रों की नॉलेज है तो, ठीक है। तो ये हो गई बात पर्टिकुलर कॉमोडिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम इजी वे में क्रूड ऑयल है या नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस क्या है, तो नेचुरल गैस एक को भी हम फॉरकास्ट करें। नेचुरल गैस कौन से प्लेनेट को रिप्रेजेंट है, तो राहु के नीचे के नक्षत्र या सबलॉर्ड में जब जाके चेंजेस होते हैं, राहु का सबलॉर्ड जब चेंज होता है, तब जाके नेचुरल गैस में प्राइस में ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये सब चीज़ों को भी हम ट्रेंड रिवर्सल डेट के भी कुछ लॉजिक है कि भाई राहु एंड वीनस एंड राहु या मर्क्यूरी का 0 या 120 डिग्री से एस्पेक्ट होता है, तो इंडेक्स में काफ़ी अच्छे ट्रेंड रिवर्सल आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ उसके मैथमेटिकल रूल्स से कि भाई सन एंड मर्क्यूरी का क्लोज कंजक्शंस यानी 0 डिग्री से क्लोज कंजक्शन होता है, तब भी जाके आप देख लीजिए इंडेक्स में या यूएसडी वर्सेस आईएनआर में आपको ट्रेंड रिवर्सल में, तो उसकी ट्रेंड रिवर्सल हम इजी वे में फॉरकास्ट कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्लानिटरी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से। जैसे मान लो कि हम इंडेक्स की फॉरकास्ट करें, यूएसडी वर्सेस आईएनआर की ट्रेंड रिवर्सल हमको आइडेंटिफाई करनी है, तो हम इजी वे में मर्क्यूरी और वीनस जो फाइनेंशियल के कारक हैं, उसकी अगर राहु या केतु के साथ 0 या 120 की एस्पेक्ट हो जाए, तब जाके काफ़ी अच्छे ट्रेंड रिवर्सल होते हैं। मान लो सन एंड मर्क्यूरी की भी क्लोज कंजक्शन मार्केट में बड़ी ट्रेंड रिवर्सल आती है, तो इस जरिए हम ट्रेंड की रिवर्सल को इजी वे में आइडेंटिफाई करते हैं। अब बात करते हैं सेक्टर वाइज, तो सेक्टर वाइज भी कुछ चीज़ों को हम आइडेंटिफाई, प्लैनेट की हर प्लैनेट की अपनी ऑन इम्पोर्टेंस है, हर सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपको इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन सेक्टर को फॉरकास्ट करनी है, तो राहु की ट्रांजिट, राहु के नक्षत्र ट्रांजिट के हिसाब से हम
इजी वे में आइडेंटिफाई करते हैं ये पर्टिकुलर ड्यूरेशंस उसके लिए फेवरेबल है या नॉन फेवरेबल है। ठीक है, मान लो हमको फाइनेंशियल एंड एफएमसीजी सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, तो हम मर्क्यूरी की ट्रांजिस्ट के जरिए इसी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मान लो कि हमको सीमेंट एंड मेटल सेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, तो सैटर्न एंड मार्स की ट्रांजिस्ट के जरिए हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से हम सेक्टर वाइज चीज़ों को फॉरकास्ट कर सकते हैं विद द बेस ऑफ प्लानिटरी मूवमेंट एंड टाइम साइकिल के हिसाब से। अब हम बात करते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंट्राडे में चीज़ों को कैसे आइडेंटिफाई, तो इंट्राडे में हम मून साइकिल को प्रिफर करते हैं। मून के नीचे के नक्षत्र या सब लॉर्ड में जब जाके 2 7 11 के कॉम्बिनेशंस होते हैं और उसके 5th हाउस और 11th हाउस की साइन लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड की प्रेजेंस क्या है, तो उसके हिसाब से हम 6.5 घंटे की ड्यूरेशंस को कौन से टाइम पे अपवर्ड साइड सिनेरियो रहेगा डाउनवर्ड साइड सिनेरियो रहेगा, तो वो भी हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट की गैप डाउन एंड गैप अप को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो वो मून की जो मूवमेंट्स है, मान लो कि मून की अगर प्लेसमेंट हो रही है कोई स्लो प्लेनेट के साथ, मून की प्लेसमेंट सैटर्न से हो रही है, अगर स्लो प्लेनेट इज़ अहेड टू द फास्ट मूविंग प्लेनेट, वो सिनारियो में मार्केट में करेक्शंस होनी होंगी। सैटर्न अगर +or -2 डिग्री अगर आगे है मून से, तो उस पर्टिकुलर डे पे मार्केट में ज़्यादा करेक्शंस हो सकती है। तो इस तरह से हम इंट्राडे एज वेल एज द गैप अप और गैप डाउन ये सभी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये इट्स अ वाइड सब्जेक्ट, टोटल डिफरेंट टेक्निक्स होती है फाइनेंशियल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में, आपको उसकी कोर नॉलेज नॉन होना बहुत ही बिल्कुल सर, बिल्कुल। नहीं, बड़ी अच्छी नॉलेज आपने आज शेयर की है हमारे व्यूवर्स के साथ। बहुत सारी जो टेक्निकलिटीज़ थी या डिटेल्स थी, वो आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन की हैं। आई होप कि हमारे व्यूवर्स को ये सारी नॉलेज जो है वो इन डेप्थ समझ आई होंगी। अगर हमारे व्यूवर्स और जानना चाहते हैं, मैं इसी वीडियो के अंदर इनका लिंक और इनका जो फेसबुक का लिंक है, फ़ोन नंबर्स हैं, ईमेल आईडीज़ हैं, वो मैं सारी शेयर कर दूँगा। इफ़ यू गाइज़ नीड एनी हेल्प फॉर योर फ्यूचर or for your stock market, तो धवल जी is here to help you guys.